तो टोटल फिक्स कॉस्ट का हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ इस तरह है कुछ। अच्छा, मंथ 1 में वो लोग कह रहे हैं कि 30,000 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 30,000 है। वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स पेपर में जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट टोटल कॉस्ट लिखी हुई होती है, वो पूरा नहीं लिखते, टोटल फिक्स कॉस्ट। और याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे हमारे पास आता है लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। अब मंथ 1 में वो लोग कह रहे हैं 30,000 है। ठीक है, मंथ 2 में अगेन 30,000 है। अब इस पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि जो है ना कितने आप यूनिट बना रहे हो। ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। मंथ 1 में भी 30,000 है, मंथ 2 में भी 30,000 है, उसका मतलब थ्रू आउट द ईयर वो 30,000 पर मंथ ही रहेगी। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए, जो रेंट आपसे कलेक्ट कर रहा है, जो ओनर है, वो तो ये नहीं देखेगा ना कि आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 यूनिट बनाई या 500 यूनिट्स बनाए। वो तो कहेंगे कि हमें 30,000 पर मंथ आप पे करेंगे, तो आपको हम आपको रेंट करते रहेंगे। ठीक है ना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट द लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम वापस ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आप तलाश करें। पहले हमारे पास 10 स्टूडेंट थे, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए। तो हम इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट हमारे पास थी 30,000। 30,000 पहले हमारे पास स्टूडेंट आए 10। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, तो हर स्टूडेंट की जो कॉस्ट रेंट की जो आ रही है, वो आ रही है 3,000 पर स्टूडेंट। ठीक है, $3,000 पर स्टूडेंट। 20 के ऊपर अगर हम लोग देखें, 30,000 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास क्या हो गई, $1,500 पर स्टूडेंट। 30 पे हम लोग देखें, 30,000, देखिए रेंट तो सेम ही चल रहा है। ठीक है ना, देखिए टोटल में रेंट सेम ही जा रहा है। इधर हम लोग करें 30,000 डिवाइड बाय 30, तो ये कितना हो गया हमारे पास, $1,000 पर स्टूडेंट। अब हम इसका नीचे एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की मतलब एक स्टूडेंट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। ये तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। वाई एक्सिस पे एक वाई एक्सिस हमारे पास और एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे देखिए लेवल ऑफ एक्टिविटी आएगा। लेवल ऑफ एक्टिविटी जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स आ गए। अभी हमारे पास जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। वाई पे वो लोग कहेंगे फिक्स, बल्कि यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, पेपर में और किट में जो होगा वो इस तरह होगा, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट पर यूनिट होगा और एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी होगा। अच्छा, लेवल ऑफ एक्टिविटी में पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे, फिर उन्होंने कहा कि 20 हो गए, फिर उन्होंने कहा 30 हो गए हमारे पास। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी कितनी आई है, मैक्सिमम जो है हमारे पास वो है 3,000। ठीक है, मिडल में हमारे पास आ जाती है 1,500, और जो मिनिमम आई है हमारी वो आई है 1,000। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, इस ग्राफ को प्लॉट करें, 10 पे हमारी थी 3,000। Wait, let me change the color so it's easy to see. ठीक है, कॉस्ट यूनिट 10 स्टूडेंट्स पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट, एक स्टूडेंट की कॉस्ट आ रही थी 3,000। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। इसी तरह
20 पर उन्होंने कहा था कि 20 स्टूडेंट पे एक स्टूडेंट की कॉस्ट हमारे पास रेंट की आ रही थी 1500 और 30 स्टूडेंट पे हमारे रेंट की कॉस्ट जो डिवाइड होकर आ रही थी वो आ रही थी 1000। अब अगर हम इसको कनेक्ट करें तो आप ये देख रहे होंगे कि कॉस्ट जो है ना, जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ग्राफ जो है, जो एक्चुअल में बुक में बना हुआ होता है वो इस तरह होता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का, कि मतलब डिक्रीज, लेवल ऑफ एक्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो आप लोग समझेंगे कि कहीं पे तो कॉस्ट जाके जीरो होगी, नहीं, कॉस्ट कहीं पे भी जाके जीरो नहीं होगी, वो मिनिमाइज होती रहेगी, मिनिमाइज होती रहेगी, मिनिमाइज होती रहेगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इस पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि इसको नोट करना नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट decreases as the level of activity increases। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा याद रखेगा डिक्रीज होगी जब लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगा। कहीं पे लेवल ऑफ एक्टिविटी डिक्रीज हो गया तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉस्ट पे, जो कि है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहती है, ऐसी कॉस्ट that change in direction that change in direct proportion to the volume of good or service produced। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली क्या करती है, डिपेंड करती है लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, एक्सरसाइज हमारे पास, अ बेकरी प्रोड्यूस कपकेक, ईच कपकेक रिक्वायर इंग्रेडिएंट्स फ्लोर, शुगर, एग्स। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें मैं आपको याद दिलाऊंगी कि देखिए कपकेक के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है, फ्लावर है, शुगर है, एग्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेस कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी हमारे पास। ठीक है, और कपकेक क्या है हमारा सॉरी, कपकेक क्या है हमारा, कॉस्ट यूनिट है। दैट कॉस्ट पीकेआर 80 पर कपकेक। एक कपकेक के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी, 80 पीकेआर, 80 पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, तो ये 80 पीकेआर हमारे पास क्या आएगा, यूनिट कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्लिक कर रहा होगा कि किस तरह चीजें कनेक्ट हो रही हैं आपस में। ठीक है ना, तो आगे क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट चेंजेस विद द नंबर ऑफ कपकेक प्रोड्यूस। अब देखिए कपकेक आप एक बनाए या आप 100 बनाए, तो वो डिपेंड करता है कि कितना फ्लोर, कितना शुगर और कितने एग्स हमें इस्तेमाल करने हैं, तो वो वेरी करेगा। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 कपकेक बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट लेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, पूरा बैच एक बना रहे हैं 100 कपकेक का, तो उसके हिसाब से आप लोग इंग्रेडिएंट लेंगे, तो वो क्या करेगी, वेरी करेगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या कह रही है कि कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द बेकरी प्रोड्यूस 10 cupcakes, 20 cupcakes and 30 cupcakes, comment on the behavior of total variable cost and the behavior of variable cost per unit। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 80 PKR पर कपकेक जो है वो हमारी क्या है, कॉस्ट है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80 to 10, 800 PKR पर कपकेक, टोटल कपकेक सॉरी 10 कपकेक्स के लिए, फिर 80 इंटू 20, 1600 PKR, इसी तरह 80 इंटू 30, 2400। ठीक है, अब हम इसका टोटल ले लेते हैं। 4800 हमारे पास आ रहा है।
जो कि है टोटल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी कपकेक्स, 60 कपकेक्स। 4800। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमें देखना है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का हमें ग्राफ देखना है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट आएगी हमारे पास, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आ रहा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ में हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ एक्टिविटी और वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में हमारे पास जो थी कॉस्ट, पहले हमारे पास थी 10 कपकेक्स की, फिर हमारे पास थी 20 कपकेक्स की, फिर हमारे पास थी 30 कपकेक्स की। मिनिमम कॉस्ट हमारी थी 800, मिडिल में जो था हमारे पास वो था 1600, थर्ड पे 2400। ठीक है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट देखें, जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट नहीं बनाते तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, पहले मैं इसको पॉइंट कर लेती हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर लेती हूँ। 10 कपकेक बनाने के लिए हमने 800 का एक्सपेंस किया, 20 कपकेक बनाने के लिए हमने 1600 का एक्सपेंस किया, और 30 कपकेक बनाने के लिए हमारे पास 2400 का एक्सपेंस किया। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करेंगे इसमें कि जो हमारी कॉस्ट है, सॉरी, जो हमारी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, जीरो से वो स्टार्ट हो रही है। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी देखें इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये देखें इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट लाजमी लाजमी कीजिएगा। मैं जरा इसको नीचे कर देती। ठीक है, जो मैं पॉइंट यहाँ पे इसमें लिखवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी नोट कीजिएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि इसको ले लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस with the increase of level of activity। बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, लेवल ऑफ एक्टिविटी से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर डिक्रीज होगी तो लेवल ऑफ एक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पर यूनिट के कॉस्ट पे। ठीक है, पर यूनिट के कॉस्ट में यहाँ पे था लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट थी, कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको याद हो, कॉस्ट पर यूनिट क्या थी हमारे पास, एक यूनिट बनाने के लिए, एक कपकेक बनाने के लिए $80 80 कॉस्ट थी हमारी। और ये देखिए थ्रू आउट दी कैलकुलेशन ये चेंज नहीं हुई। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि जो कॉस्ट है 10, 20, 30, आप कितने भी कपकेक बना लो, एक कपकेक की प्राइस कितनी रहेगी, कॉस्ट कितनी रहेगी, 80 PKR। तो 10 हमने कपकेक बनाए थे तब भी उसकी कॉस्ट 80 PKR पर कपकेक थी।
कॉस्ट पर यूनिट इतना था, और हमने 20 कपकेक बनाए थे तब भी कॉस्ट 80 ही थी, 30 कपकेक बनाए थे तब भी कॉस्ट 80 ही थी। तो कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। किसमें? पर यूनिट में। एक यूनिट की कॉस्ट कांस्टेंट है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains constant as level of, बल्कि इसको यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी पे करते नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज नहीं करेगा कि समटाइम्स तरह होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि ये पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट है तो फिक्स कॉस्ट में भी कहीं कांस्टेंट हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट याद रखिएगा हमेशा टोटल में कांस्टेंट होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाजमी नोट करेगा, क्योंकि किट में भी समटाइम्स जो पेपर में जो आता है वो समटाइम्स पेपर में इस तरह होता है कि वो ग्राफ देके पूछते हैं या थ्योरेटिकली पूछते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो आप ये पॉइंट से आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे। मिक्स और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली जिसमें फिक्स और वेरिएबल का दोनों का कंपोनेंट हो। ठीक है, दोनों का कंपोनेंट अवेलेबल होगा तो वो क्या कहलाएगी? मिक्स कहलाएगी। इसकी एक एग्जांपल होती है, मिक्स की हमारे पास एग्जांपल होती है, डेली लाइफ जो आपकी एग्जांपल होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है या टेलीफोन बिल होता है, उसमें हमेशा याद रखेगा कि एक फिक्स कॉस्ट भी होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जैसे फॉर एग्जांपल आप मीटर का चार्ज दे रहे होते हैं, ठीक है, मीटर का चार्ज तो फिक्स है, और उसके बाद जो है आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप वेरे कर रहे हैं, समटाइम्स तरह होता है ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है या कम इस्तेमाल हो जाती है, गर्मी में एसी वगैरह चलते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा बिल आता है, तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है? वो वेरिएबल कंपोनेंट होता है, जो कि यूनिट्स के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। तो इसकी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? A small office receives a monthly electric bill that consists of a fixed service charge of PKR 5000 per month। अब देखिए फिक्स है, एक कंपोनेंट आ गया है फिक्स PKR 5000 पर मंथ एंड PKR 20 पर यूनिट किलोवाट पर आवर फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज। अब देखिए ये वाली कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट है कि जितने हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे पर किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम इस्तेमाल करेंगे वो एक यूनिट जाएगा 20 पे 20 PKR का, और 50 का हमें पे करनी है। ठीक है, अब देखें इसमें लिखा हुआ है आगे कि बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट मिक्स कॉस्ट में होगी। तो इसमें रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी यूजेज इज 100 यूनिट, 200 यूनिट एंड 300 यूनिट। तो फिक्स, आइडेंटिफाई द फिक्स कॉस्ट एलिमेंट। फिक्स कॉस्ट एलिमेंट कितना है हमारे पास? 5000 PKR। अब हम इसमें कौन सा कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल कंपोनेंट, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखें वो डिपेंड कर रही है कि कितने यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक यूनिट के लिए 20 PKR देना है, तो ये कितना हो गया? 2000। इसी तरह 200 यूनिट के लिए 4000, 300 यूनिट्स के लिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6000। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 12000। अब अगर जो टोटल कॉस्ट होगी, अगर जैसे समटाइम्स आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल, फॉर एग्जांपल एक बिल की एग्जांपल दे दी कि अब बिल में जो है ना हमारे पास ये मिक्स मतलब मिक्स कॉस्ट है, और मिक्स कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का ये कंपोनेंट है और वेरिएबल कॉस्ट का ये कंपोनेंट है। तो आप उनसे, वो आपसे बोलेंगे कि टोटल कॉस्ट बता दें, टोटल कॉस्ट कितनी आई। तो आप क्या करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आई है 12000 और फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास 5000 की। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया?
17,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट कितना आया? 12,000 का। अच्छा, अब इसका ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल मिक्स कॉस्ट, टोटल मिक्स कॉस्ट का ग्राफ है और मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, ठीक है। वाई एक्सिस पे अब आप लोगों को तो याद होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी आएगी, इधर भी एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ एक्टिविटी आएगी। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? टोटल में टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर टोटल मिक्स कॉस्ट का ग्राफ है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स वाले का तो आपको टोटल में पता है ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। और एक हमारे पास थी वेरिएबल जो कि नंबर ऑफ यूनिट के साथ साथ इंक्रीज हो रही थी। तो टोटल मिक्स कॉस्ट का ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। ये 5,000 वाला कंपोनेंट था, और ये वाला जो एरिया है 5,000 कंपोनेंट का जो था वो फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट। और जो हमारे यूनिट्स जो इसमें इस्तेमाल की वजह से जो इंक्रीज हो रहे थे वो हमारे पास क्या थी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ किस तरह बनता है? अब याद रखें, जो पीछे हमने जो ग्राफ पढ़े फिक्स और वेरिएबल में, टोटल में, उन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया क्योंकि मिक्स कॉस्ट है, तो ये दोनों मर्ज हुए हैं। इसी तरह क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ भी क्या होंगे? फिक्स और वेरिएबल की वजह से दोनों वो भी मर्ज हो जाएंगे। तो अगर आपको याद हो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? डिक्रीज हो रही होती है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि ये ग्राफ तो हमारा जो मैच हो रहा है वो बिल्कुल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ से मैच हो रहा है, कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ भी डिक्रीज हो रहा होता है और ये वाला भी डिक्रीज हो रहा होता है। तो इसमें मैं आपको क्लियर डिफरेंस बता दूं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल डिक्रीज होता है वो एक्स एक्सिस की लाइन के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो जीरो तो कभी नहीं होगा, मैंने ऊपर बताया आपको, लेकिन वो बिल्कुल करीब आ जाता है। लेकिन मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ जो है वो कभी भी एक सर्टेन लेवल से डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ याद हो तो वो कांस्टेंट होता है। तो कुछ एरिया ऐसा होगा कि फिक्स कॉस्ट डिक्रीज तो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक सर्टेन एरिया पर आके वो डिक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो किस वजह से होगी? देखिए, मैं दो एरिया आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ। जो एरिया डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, ये किस वजह से डिक्रीज हो रहा होगा? हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। अब आप जो है ना ये वाली एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा कि 5,000 जो हमारा जो फिक्स कॉस्ट का है वो हर यूनिट के हिसाब से, जो हमारे पास जो 100 यूनिट्स थे, 200 यूनिट्स थे या 300 यूनिट्स थे, उनकी बेसिस पे कैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आप वो ऊपर की एग्जाम्पल एक्सरसाइज के जरिए ये वाला सॉल्व करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। ऊपर हमने क्या देखा था? 20 pkr पर यूनिट, तो हर यूनिट के लिए 20 है, तो इस तरह वो एक यूनिट के लिए क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये याद रखेगा कि इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो होता है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन मिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो होता है वो, क्योंकि दोनों कॉस्ट है उसमें फिक्स भी है वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट होने की वजह से वो एक्स एक्सिस के करीब नहीं आता, बस उसके पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये वाला। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट पे। स्टेप फिक्स कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? दैट स्टेज कांस्टेंट over a specific range of activity but then increases in fixed increment step when new higher level of activity is reached. Step fixed cost का मतलब ये है कि एक certain amount, एक certain range of activity तक constant रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम लोग नीचे इसमें चेक करेंगे, ठीक है, उससे आप लोगों को और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जो कि है एक्सरसाइज हमारे पास है, सिक्योरिटी कंपनी पेज
PKR 15,000 पर सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर मैंने आपको बताया था ऊपर, उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता प्रोडक्ट से, तो वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होता है। ठीक है, वन सुपरवाइजर कैन मैनेज अप टू 20 वर्कर्स। सुपरवाइजर के अंडर कितने वर्कर काम कर सकते हैं, 20। सुपरवाइजर उन 20 वर्कर को कंट्रोल कर सकता है, उनका उनका काम चेक कर सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट बिकॉज द कॉस्ट स्टेज फिक्स विद इन अ रेंज एंड देन जंप्स व्हेन कैपेसिटी इज एक्सीड। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल नीचे हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट टोटल सुपरविजन कॉस्ट व्हेन द कंपनी एम्प्लॉयज 15 वर्कर। जब उन्होंने 15 वर्कर रखे, वन सुपरवाइजर की कैपेसिटी कितनी है, 20 वर्कर्स, और एक सुपरवाइजर की पेमेंट कितनी है, 15,000 PKR। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, 15 वर्कर है तो ये क्या है, अंडर कैपेसिटी है, तो कितना आएगा, 15,000 एक सुपरवाइजर की कॉस्ट होगी, उन्होंने एक सुपरवाइजर हायर किया होगा, इधर वन सुपरवाइजर है। इसी तरह 20 वर्कर्स है, अब ये क्या है, ये भी विद इन कैपेसिटी है, वन सुपरवाइजर कैन मैनेज 20 वर्कर्स, तो ये भी क्या होगा, 15,000 की कॉस्ट होगी, इधर भी वन सुपरवाइजर है। अब देखिए जैसे ही 21 हुआ, एक सुपरवाइजर क्या है, 20 वर्कर्स को हैंडल कर सकता है, तो यहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, 2 सुपरवाइजर हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, एक जो होगा जो 20 को मैनेज कर रहा होगा, और एक सुपरवाइजर आएगा जो एक एक्स्ट्रा बंदा है, एक वर्कर है, उसको मैनेज करेगा, तो इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15,000 पर सुपरवाइजर थी, तो अब 30,000 हो जाएगी। अब इधर देखें 40 वर्कर्स हैं, तो 40 वर्कर्स हैं तो इसका मतलब 40 है और 2 सुपरवाइजर्स हैं हमारे पास, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20 वर्कर्स पर सुपरवाइजर आ गए, तो इसका मतलब विद इन रेंज है, तो इसकी भी कॉस्ट क्या आएगी, 30,000 आ जाएगी फॉर 2 सुपरवाइजर। अब देखें जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 41 हो जाता, तो इनकी फिर अगेन एक और सुपरवाइजर हायर करना पड़ता, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती, 3 सुपरवाइजर्स हो जाते। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। इसका मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा देती हूँ। अच्छा, इसका ग्राफ जो है स्टडी हब में, वो सिर्फ टोटल कॉस्ट का गिवन है, तो यहाँ पर मैं आपको टोटल कॉस्ट का ही ग्राफ समझाऊंगी, बट अगर आपको एक्स्ट्रा लर्न करना है तो आप जो है उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि पर यूनिट में स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ किस तरह लगता है। ठीक है, स्टेप फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट का याद रखेगा कि कहीं ना कहीं आके वो डिक्रीज ज़रूर होगी, टोटल कॉस्ट, और ये हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्स एक्सिस पे। ठीक है,